बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, 8 फरवरी जैसे जैसे करीब आती जा रही है, पाकिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी में इजाफा होता जा रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये तय कर चुकी हैं कि उनका बयानिया क्या होगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दीगर जमातों के लिए सिंध को नो एरिया बना दिया है, तो PMLN नहीं चाहती कि पंजाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक या फिर PTI जैसी कोई तंजीम हो जो उनको टफ टाइम दे सके। हाँ, अलबत्ता इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ PMLN ने काफी हद तक समझौता कर लिया है और PMLQ के साथ तो जाहिर है कि PMLN ने समझौता कर ही लिया था। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ PMLN पंजाब में इतनी तंग नजरी के साथ आगे बढ़ रही है PMLN, तो क्या वहाँ PTI के आजाद उम्मीदवार भी कुछ नशिस्तें ले सकेंगे? क्या TLP के उम्मीदवार भी कुछ नशिस्तें लेने में कामयाब हो जाएंगे? और क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कुछ नशिस्तें ले पाएंगे? इस पर तो खैर हम तफसील से बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि एक थी PTI और वो थी PTI, जो थी PTI वो कभी थी PTI, उस थी और है के बीच में क्या क्या हो गया और ऐसा क्या हुआ कि PTI अपने पांव पर कुल्हाड़े मारती गई और बिलाखिर अपने पांव ही कटवा कर बैठ गई। नाज़रीन, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं कर रहा, मैं PTI के हवाले से जो मुकदमा चल रहे हैं मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि PTI को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है और उसका ऐलान किसी भी वक्त मुतवक्का है या किसी भी वक्त समरी काबीना को अरसाल हो सकती है। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर एक अहम तरीन मामला है कि आज यानी गुज़िश्ता दिनों नवाज शरीफ की रावलपिंडी में जो मुलाकातें हुई हैं, जाहिर है कि मुलाकातें जो हुई होंगी उनकी वो GHQ के या फिर एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अहम तरीन अफराद से ही उनकी मुलाकातें हुई होंगी। तो उन मुलाकातों के बाद नवाज शरीफ को अचानक से ये ख्याल आ गया कि जी मैं तो वाकई में वजीर आजम बनने जा रहा हूँ। तो जब मैं वजीर आजम बनने ही जा रहा हूँ तो मेरे पास मुआशी प्लान है ही नहीं। तो नवाज शरीफ ने मुआशी प्लान मुरतब करने के लिए या मुआशी प्लान तरतीब देने के लिए आज एक अहम तरीन इजलास बुला लिया है। अब देखते हैं कि इसमें कौन सी मुआशी हिकमत अमलियां बनवाई जाती हैं। नाज़रीन, आपने कहावत तो सुनी होगी कि कड़वा करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो PTI ले दे के कुछ बची है, लेकिन उसके अंदर भी क्या अभी तक गालम गलोच का जो है वो एक माहौल बना हुआ है और जो मुट्ठी भर रहनुमा खुद को कहलवा रहे हैं या जो हादसाती रहनुमा बन गए हैं, वो किस तरह एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, किस तरह एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं और किस तरह एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये मैंने सुना था कि जवानी की बेवाएं कुछ दिनों के लिए बहुत रोती हैं। तो इस वक्त मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी जवानी की बेवाएं हैं जिन्होंने रोना धोना डाला हुआ है। तो ये जवानी की बेवाएं कौन है और फिर मलिक रियाज ने एस्टेब्लिशमेंट को किस तरह चकमा दिया और किस तरह उनको घुमा के रख दिया। तो इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं तफसीलात की तरफ जाऊं, मेरी आपसे इल्तिजा है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप तक मेरे बर वक्त व्लॉग्स भी पहुंचते रहें और आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात होगी। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, अब जब इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है तो एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब को छोड़कर सिंध में डेरे डाल लिए हैं और दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ PMLN ने मरियम नवाज के ओकाड़ा में जलसे के साथ ही इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। अब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का और मरियम नवाज का लबो लहजा कैसा था, जरा मुलाहिजा फरमा लें। नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है।
तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं था, तुम्हारे हाथ में डंडा था। वो डंडा अब तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया है। दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। इसको लाडलेपन की आदत थी, इसको सहूलतकारी की आदत थी। उनो सहूलतकारियां नहीं रहिया, ना वो सहूलतकारी रही, ना वो सहूलतकार रहे। सास से फोन करवा के फैसले लेने की सहूलत मयसर नहीं। हम शेर का शिकार करेंगे। इस्लामाबाद को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं। सिंध के अवाम चौथे बार किसी को वजीर आजम नहीं देखना चाहते हैं। जब ये बनता है तो कितना जालिम होता है। तीसरी दफा पे मुसल्लत हुआ, एक बार फिर आपका हक मारा। हम किस खुशी में इसको चौथी बार वजीर आजम माने। नून लीग वाले कहते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करो, पैसा नहीं है। मैं कहता हूं कि पैसा है, आपने उसको चोरी किया है। जो हमारा इत्तेहादी थे उन्होंने आपको धोखा दिया। मुझे इतना भारी अक्सरियत दिलवाएंगे कि मुझे किसी का जरूरत नहीं पड़े। नाज़रीन, इंतखाबात की तारीख करीब आते ही आप देख रहे होंगे कि इल्ज़ाम तराशी भर भर के होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कतन नहीं चाहेगी कि पंजाब इंक्रोच हो, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी चाबुक दस्ती से इस्टेब्लिशमेंट के तरले मिन्नतें कर के पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खदेड़ बाहर किया था, और अब लंदन प्लान या आई डोंट नो कि कौन सा प्लान है, उस प्लान के तहत ताकि पीटीआई को खत्म करने के लिए या पीटीआई को उसके मंतक के अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी प्लान की जरूरत नहीं थी, तहम पंजाब की जमीन को इतना गर्म कर दिया है कि पीटीआई के पांव उखड़ गए हैं। तो एक तरफ तो पीटीआई और दूसरी तरफ जो टफ टाइम देती हुई सूरत हाल नजर आ रही है वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, टीएलपी। ये टीएलपी वही है नाज़रीन, फैजाबाद धरने केस वाली, और जिसके मामले पर अभी फैजाबाद धरना केस कमीशन भी बना हुआ है अमल दरामद के हवाले से। तो टीएलपी टफ टाइम दे रही है। अब देखना ये है कि टीएलपी जो है वो ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल में कि जो देही इलाके हैं, पंजाब के देही इलाके, वहां से चंद निशस्तें ले सकती है, और शायद उनमें से एक आधी कौमी असेंबली की भी हो या 2-3 हो, और बाकी पंजाब असेंबली की कुछ निशस्तें ले सकती है, क्योंकि टीएलपी ने इस बार वहां कुछ ज्यादा ही काम किया है। तो इसी तरह दूसरी जो हरीफ है पीएमएलएन की वो है पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने गो के जो लाहौर में NA 127 में जो बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे थे, इतने बड़े नहीं थे, लेकिन एक तवील अरसे के बाद पंजाब में वापसी, और वापसी के बाद की जो जाहिर है कि जो चीज़ें होती हैं या जो मामलात होते हैं उसका सामना करना कोई इतना आसान बात नहीं थी। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में कमबैक किया, जनूबी पंजाब के बाद सेंट्रल पंजाब में भी पांव रखने की कोशिश की। तहम ये इत्तलात हैं कि गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ साहब को जो मीटिंग हुई थी रावलपिंडी में, उसमें नवाज शरीफ को ये बता दिया गया था कि आपको लाहौर की 1-2 सीटें ही मिल सकती हैं, बाकी समझ लें कि आपके हाथ से जा रही हैं। तो यहाँ पर मैं ये समझने पर मजबूर हूँ कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सीटें दी जा रही हैं या वो निशस्तें पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को दी जाएंगी, क्योंकि इससे पहले वाले एक वीलॉग में मैं आपको मुकम्मल फार्मूला बता चुका हूँ कि आज़ाद उम्मीदवारों की इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत ही क्यों है, और फिर वो आज़ाद उम्मीदवार, इस पर खैर मैं पीटीआई के हवाले से बात करता हूँ और ये इंतहाई अहम नौयत की बात है। बहरहाल दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें तो ANP और JUIF उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रोच कर लिया है पीटीआई में, और पीटीआई की जो निशस्तें थीं और जो उनको दिलवाई गई थी, अब उनको मौलाना फजल रहमान ने और ANP इंक्रोच कर रही है। और फिर कुछ मकामात पर जाहिर है कि जो अपना विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी पोजीशन कुछ मुस्तहकम नज़र आती है, और आगे अभी वक्त पड़ा है, सूरत हाल तब्दील भी होती जाएगी, देखते हैं कि आगे क्या होता है। नाज़रीन, इसके अलावा बलूचिस्तान की तो आपको पता है कि मिली जुली सी सूरत हाल ही होती है। असल जो गेम होती है वो जो बैटल फील्ड होता है वो होता है पंजाब, और उसके बाद जो बैटल फील्ड होता है वो होता है सिंध। तो सिंध और पंजाब तो समझ लें कि दोनों फतह हो चुके हैं। अब बारी है पंजाब अपना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की। अब देखते हैं कि वहां से जो ज्यादा निशस्तें लेगा वही उसके सर पे बैठेगी वजारत उज़्मा की हुमा।
नाज़रीन, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खात्मे की तरफ में बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज़ दिनों जो रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर नवाज शरीफ का जहाज़ उतरा और नवाज शरीफ के साथ कुछ अहम लोगों ने लंच किया और कुछ मामला पर बातचीत भी की गई और गौर भी किया गया, और उसके बाद नवाज शरीफ को ये बता दिया गया कि आपके पास मुआशी प्लान क्या है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम मईशत की है। अगर पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ के पास सरे-दस्त कोई मुआशी प्लान नहीं था, क्योंकि 1.5 साल जो पिछला इनका गुजरा इक़्तिदार में, ख्वाह जो है वो इसाक डार वज़ारत ख़जाना पर फायज हुए और उसके लिए नवाज शरीफ को मिफ्ताह इस्माइल जैसे एक बेहतरीन मुआशी उमूर के माहिर की कुर्बानी भी देनी पड़ी, लेकिन इसाक डार ने जो तबाही की या तबाही इसाक डार के हाथों करवाई गई, उसका खमियाजा PMLN को आज भुगतना पड़ रहा है। तो बहरहाल नवाज शरीफ की इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि शायद आज मुआशी उमूर के हवाले से कुछ माहिरीन का इजलास तलब कर लिया है और उस इजलास में ये देखा जाएगा कि बिजली की कीमतें कैसे कम की जा सकती हैं, गैस की फराहमी कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है, गैस की कीमतों को कैसे कम किया जा सकता है, गैस की लोड शेडिंग कैसे ख़त्म की जा सकती है, महंगाई के जिन को वापस बोतल में कैसे बंद किया जाना है, बिजली की लोड शेडिंग कैसे ख़त्म हो सकती है, IPPs को कैसे हैंडल किया जा सकता है, IMF को फर्दर कैसे डील किया जा सकता है, और फिर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा कैसे मुमकिन है। क्या हम दोस्त ममालिक के आसरे पर ही रहेंगे या खुद भी कुछ करने के काबिल हैं। तो बहरहाल अब इस तमाम उमूर पर के अवाम को किस हद तक रिलीफ और कितना जल्दी रिलीफ फराहम किया जा सकता है, वो चाहे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हो या अशिया खुर्दनोश की मामले पर हो, तो इसके हवाले से आज अहम मामलात होने हैं, तो उसमें पता चलेगा कि क्या होना है। नाज़रीन, अहम मालूमात की बिना पर इस विलाग को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। आपने पहला हिस्सा तो मुलाहिज़ा फरमाया, लेकिन मज़ीद तफसीलात के लिए अगला हिस्सा देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उस अगले हिस्से में अहम तरीन मालूमात मौजूद है जो आप यकीनन देखना चाहेंगे। तो मेहरबानी करके इस विलाग को जारी रखिएगा।